हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर पे। आज हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। सो आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान देते रहिए। जैसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आप वन थर्ड फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कि आई, जैसे K2SO4 दिया हुआ है और NaCl दिया हुआ है, बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो K2SO4 को जब ब्रेक कीजिएगा गाइज, तो ब्रेक हो जाएगा 2K पे प्लस SO4 पे 2 माइनस, NaCl ब्रेक हो जाएगा Na पे प्लस Cl पे माइनस। इसमें I का वैल्यू हो जाएगा 3, इसमें I का वैल्यू हो जाएगा 2। क्वांटम फैक्टर के निकालते कैसे हैं सुनिएगा। I कैसे से निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, यानी टूटने के बाद टोटल आयन कितना हो गया, तो 3 बटा, यानी कि I कोस्ट होता है टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो इस हिसाब से जब निकालिएगा तो I का वैल्यू इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा I का वैल्यू 2। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, तो I का वैल्यू जब 3 इसका है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है K2SO4 का, सॉरी K2SO4 का ज़्यादा हो जाएगा NaCl से। तो इस पे का ऑब्जेक्टिव सवाल है गाइज, जैसे इस पर का ऑब्जेक्टिव सवाल है, ध्यान से देखना है। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 एक ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में है K2SO4, 2 में NaCl, 3 में यूरिया, 4 में ग्लूकोज। तो गाइज K2SO4 जाएगा, क्योंकि जब आयन ब्रेक होगा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, क्योंकि I इसका 3 है, इसका I 2 है। ये आयन में ब्रेक होगा नहीं, तो इसका आप I कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा नहीं और ग्लूकोज होगा नहीं। तो इस सवाल को ऐसे ध्यान में रखना है। दूसरा जो हम लोग सवाल देखेंगे, टॉपिक पहले देख लेते हैं। टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेट, जब आप लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ते हैं, तो रेट जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, तो रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, और जो पावर है
जो कॉफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है। तो रेट मान लेते हैं कि कॉफिशिएंट n रहा होगा तो पावर में चला गया, तो रेट इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन r का पावर n। k जो हो गया यही हो गया रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो यहां से हमको कैलकुलेट करके देना है k इक्वल्स टू हो जाएगा, k इक्वल्स टू हो जाएगा रेट बटा कंसंट्रेशन r का पावर n। रेट इक्वल्स टू क्या होता है, रेट इक्वल्स टू होता है, रेट मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी। तो हम लोग कंसंट्रेशन के लिए निकाल रहे हैं तो डी आर बाई डी टी, यानी रेट का यूनिट हो जाएगा मोल। जैसे मान लेते हैं कि डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी लिख लिए, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। अब बट्टा टाइम है तो सेकेंड हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बाई मोल लीटर इनवर्स का पावर n। ध्यान से सुनिएगा गाइस, यानी कि जब ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा मोल का पावर 1 इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बाई मोल का पावर n इंटू लीटर का पावर माइनस n। बेस सेम हो तो डिवाइड बाई पावर क्या हो जाता है, बेस सेम हो तो डिवाइड बाई पावर माइनस होता है, ये हो जाएगा मोल का पावर 1 माइनस n इंटू लीटर का पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। n यहाँ पे क्या हो गया, n क्या लिए थे, कॉफिशिएंट जो था पावर में था, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको बोलता है कि यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए निकालिए भाई, तो n की जगह जीरो ले लेना है। अगर बोलता है कि यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालिए तो n की जगह 1 ले लेना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, मोल 1 माइनस n, तो n की जगह 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, मोल का पावर जीरो, तो किसी भी चीज़ का पावर जीरो क्या होता है 1 हो जाता है, कहानी खत्म। 1 माइनस 1 जीरो, लीटर का पावर जीरो यानी 1, सीधे हो जाएगा सेकेंड इनवर्स आंसर। ठीक है भाई, जैसे एक सवाल देखते हैं, इस पे जैसे एक सवाल देखते हैं, जैसे k का वैल्यू हो गया मोल 1 माइनस n इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर सवाल आपसे पूछता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर क्या होगा, 2 नंबर का सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। तो आराम से n इक्वल्स टू जीरो लेना है भाई, और इस वाले फॉर्मूला में डाल देना है k इक्वल्स टू मोल 1 माइनस n इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आराम से लेना है n इक्वल्स टू जीरो और आराम से रख देना है, मोल 1 माइनस 0 इंटू लीटर 0 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी सीधा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है गाइज, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर,
एन इक्वल्स टू क्या ले लोगे बोलो 1। अब एन इक्वल्स टू 1 ले लोगे तो आराम से मोल फॉर्मूला में डालो एन इक्वल्स टू 1 1 माइनस 1 इंटू लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल का पावर 0 इंटू लीटर का भी पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल का पावर 0 यानी ओवरऑल 1, लीटर का पावर 0 1 यानी फाइनली सेकेंड इनवर्स। ठीक है गाइज, अगला टॉपिक देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तक हम लोग जो टॉपिक देखे, सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखे मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, उसके बाद देखे उस पर सवाल किए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें। उसके बाद हम लोग देखे हैं, उस पर सवाल किए हैं। अब हम लोग देखेंगे बेसिसिटी कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ बेसिसिटी, कैलकुलेशन ऑफ बेसिसिटी। कैलकुलेशन ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी कैलकुलेट करने के लिए जैसे ऑक्सी एसिड होता है H3PO4, इसका बेसिसिटी यहाँ पे 3 हो जाएगा। बेसिसिटी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर बेसिसिटी इसका 3 कैसे होगा, वही चीज़ तो बताना है। बेसिसिटी 3 होगा, जैसे नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, जैसे फास्फोरस नॉन मेटल है प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, और इसको जब वाटर में डाल दीजिएगा तो ये ऑक्सी एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड में ये जो ऑक्सी एसिड है, कोई भी इस टाइप का ऑक्सी एसिड रहेगा, ऑक्सी एसिड में जितना H होगा, जितना H होगा उतना OH होगा। ऑक्सी एसिड में जितना H होगा उतना OH होगा। अब समझना है इसमें कितना H है, 3 है, तो OH भी H 3 है तो OH भी 3 होगा, यानी बेसिसिटी भी 3 होगा। ध्यान से सुनना है बच्चों, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, तुमको याद रख लेना है। एक्सेप्शन ड्रॉ करके देंगे लेकिन याद रख लेना है। जैसे कि H3PO3, H3PO3, अब इसमें तो 3 H दिख रहा है, लेकिन इसका बेसिसिटी 2 होगा। नहीं H 3 है तो OH 3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, OH 2 ही होगा, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 हो गया। H3PO2, इसमें भी 3 H है, लेकिन इसका भी बेसिसिटी 1 होगा। और एक है H4P2O5, इसमें तो 4 H है, लेकिन बेसिसिटी इसका 2 होगा। ये 3 याद रखना पड़ेगा आपको, H3PO3, H3PO2, H4P2O5। उसके बाद दुनिया की कोई भी कंपाउंड जो ऑक्सी एसिड हो, जैसे H2SO4, इसमें कितना H है, 2 है, बेसिसिटी 2। इस 3 को छोड़ करके टोटल कंपाउंड में जितना H होगा उतना ही OH होगा, जितना H होगा उतना ही OH होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पूछ देगा कि बताइए H3PO4 का बेसिसिटी कितना होगा, 3 होगा, और H3PO3 का कितना होगा, 2 होगा। तो हो सकता है कि बेसिसिटी की जगह इसको हम लोग डाइप्रोटिक भी पूछ सकता है, ट्राइप्रोटिक भी पूछ सकता है। वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। ट्राइप्रोटिक या नाइजेबल H भी बोल सकता है, यानी बेसिसिटी अगर 3, एक एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए,
आयोनाइजेबल एच भी 3। आयोनाइजेबल एच यानी कितना एच लॉस कर सकता है ये एसिड, तो 3। भाई एसिड का कैरेक्टर होता है ना कि वाटर, मेरा बात सुनिए कॉपी में लिखते जाइए, एसिड का कैरेक्टर होता है ना कि वाटर में डालिएगा तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो 3 H प्लस आयन रिलीज करेगा, यानी आयोनाइजेबल एच 3, बेसिसिटी 3, तो आयोनाइजेबल एच भी 3 और ट्राइप्रोटिक हो जाएगा ये। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है गाइस। जैसे 4-5 इसमें से लिखते चलते हैं, बोलते चलिएगा। H3PO4 बेसिसिटी कितना हो जाएगा गाइस 3। H3PO3 बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। H3PO2 बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1। याद रखना था इसको। अब E2 को तो याद रखने वाला है। H2SO4 बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। HClO3 बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1। H2SO3 बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। HNO3 H एक है इसलिए बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1। तो गाइस इस तरह से ध्यान रखना है बच्चों कि जितना H होगा उतना OH होगा, उतना ही बेसिसिटी होगा। जैसे कितना H प्लस आयन लॉस कर सकता है 3, कितना बेसिसिटी 2 है तो 2, कितना 1, कितना H प्लस आयन लॉस कर सकता है 2, कितना H प्लस आयन लॉस कर सकता है 1, कितना H प्लस आयन लॉस कर सकता है 2, कितना H प्लस आयन लॉस कर सकता है 1। ठीक है, तो अभी तक आप जो टॉपिक देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, और कॉपी में देखो ऐसे देखने से नहीं होगा, सामने में कॉपी रख लो और बढ़िया से कुछ कुछ बातें जो हम लोग लिख नहीं पाते हैं लेक्चर में बोलते हैं उसको भी लिख लिया करो। आगे हम लोग जो देखेंगे जैसे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो गाइज आपको कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल, तो जो एस ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 1 और 2 हो जाता है। जो पी ब्लॉक होता है वो ग्रुप नंबर 13 से 18 होता है, और जो डी ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 3 से 12 होता है। डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। अब याद क्या रखना है कि ग्रुप नंबर 3 से 12 तक को जो डी ब्लॉक होता है उसमें 3 से 11 तक हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में खास करके सवाल पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ग्रुप 3 से 12 तक के बीच का ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट को आप एक पीरियोडिक टेबल लेंगे और ध्यान में रखेंगे। ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, ये भी सवाल में रहता है। ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। 13 से 18 में ग्रुप 18 को तो खास करके याद रखिएगा इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस बोलते हैं। तो डी ब्लॉक में खास करके टॉपिक आता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 BM, बोर मैग्नेट को, यानी वेयर n इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं,
लेकिन उससे पहले मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो है तो डायामैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। जैसे जिंक 30 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d10 4s2। अब आपको बच्चों कॉन्फ़िगरेशन निकालने नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें कॉन्फ़िगरेशन का लिंक उसमें डाल देंगे, आपके कमेंट में बता देंगे कि यहाँ पे जाकर देख लीजिए, या इसी लेक्चर में टेक्निक बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन निकालने का बड़ी आसानी से। रुक जाइए, 3d10 4s2, 3d10 यानी कि तो 3d10 2 1 सेकेंड गाइज, थ्री डी टेन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। 4s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, सब पेयर्ड है, यानी एन इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। जब एन 0 हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 × 0 + 2 यानी ओवरऑल 0। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया तो क्या हो गया? डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक। जैसे गाइस होता क्या है ना कि कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालने नहीं आ रहा होगा तो काफ़ी समस्या होगा। हम बता रहे हैं आपको कि कुछ एलिमेंट्स का फटाफट चेक करते हैं। जैसे निकल पे 2+, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28, 2+ है तो 26 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सीधे हो जाएगा आर्गन 3d8। 3d8 यानी डी में 8 इलेक्ट्रॉन, थ्री डी 8। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सजाइए, 2 3 4 5 6 7 8। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना बच गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? √n × n + 2, यानी जो 2 है 2 × 2 + 2 यानी √8 mm। तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर लीजिए बच्चों, यहाँ से एक सवाल रहता है, अगर नहीं आता है कॉन्फ़िगरेशन तो कमेंट में जरूर बोलिएगा कि सर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। जैसे मैग्नीज पे 2+, सीधे अनपेयर्ड देखिएगा, पैरामैग्नेटिक मारिएगा, इतना निकालने की जरूरत नहीं है आपको। मैग्नीज पे 2+, आर्गन 3d5, 3d5 ला 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 3 4 5, पांचों को पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी n = 5 अनपेयर्ड है, तो सीधे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। कुछ सोचना है ही नहीं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है, अगर नहीं आता है तो ध्यान से देख लेना है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है बच्चों? इनर्ट गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86।
ये ट्रिक आप बार बार बताते हैं, फिर से बता दे रहे हैं। अब वो कॉन्फ़िगरेशन जो निकालना है तो क्या कीजिएगा कि हीलियम से नियॉन के बीच में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा हीलियम 2s 2p। नियॉन से आर्गन के बीच में हो जाएगा नियॉन 3s 3p। आर्गन से क्रिप्टन के बीच में हो जाएगा आर्गन 4s 3d 4p। क्रिप्टन से जेनन के बीच में हो जाएगा क्रिप्टन 5s 4d 5p। सिर्फ देखना है, हमारा लेक्चर कर देखिएगा तो गौर से, उठपटांग नहीं कि ऑब्जेक्टिव ले टिक। सारा चीज़ का रीजन कैलकुलेशन के साथ हम पढ़ाते हैं, इसलिए हमारा देखना है तो कॉन्फिडेंस के साथ और पेशेंस के साथ देखना होगा। 6s 4f 5d 6p। रेडन के नीचे जो होगा वो हो जाएगा रेडन 7s 5f 6d 7p। बच्चों ध्यान क्या देना है कि जैसे हम जिंक का लिख लेते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन ही मात्र हम बताएंगे बड़ा बढ़िया तरीके से। 30 किससे किसके बीच में, 18 से 36 के बीच में है, तो आराम से कॉन्फ़िगरेशन उठाएंगे। आर्गन 4s s में 2 2 3d 10 30 हो गया। वहीं पे अगर जिंक पर 2 प्लस रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 2 प्लस है तो s से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए 4s 0 3d 10, यानी आर्गन 3d 10। जैसे निकेल है, एक और देखिए निकेल का 28 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 18 से 36 के बीच में आर्गन 18 4s2 20 3d 8 28। वही निकेल पे 2 प्लस का क्या हो जाएगा 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, तो 3d से लॉस नहीं करना है, मैक्सिमम ऑर्बिटल से लॉस करना है 4s से, तो हो जाएगा आर्गन 4s 0 3d 8। इसलिए हम लोग आर्गन 3d 8 लिख दे रहे थे। अब समझ रहे हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान रखना है। और इस तरह से अगर समझ में आ जाए, मज़ा आया हो लेक्चर में, तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।